हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है साइंस वाला सीरीज़, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में हैं। और आज लेक्चर नंबर 5 में जिस टॉपिक को आज हम लोग स्टडी करेंगे, उस टॉपिक का नाम है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। अगर आप बीपीएससी का ट्रेंड देखेंगे हाल के एग्ज़ाम में, जो भी बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम से कम एक क्वेश्चन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से पूछ ही रहा है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वाला अगर आप टॉपिक देखें तो बहुत ही एक इजी टॉपिक है। क्यों इजी टॉपिक है? कहने का मतलब है कि एक आध ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिसके इन एंड अराउंड क्वेश्चन घूमते रहता है। तो अगर हम लोग उस चीज़ को अगर अच्छे तरीके से कर लें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू स्कोर वन क्वेश्चन आराम से, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट अस स्टार्ट। नो, देखिए, जो पहला एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है उसका नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ये टीएनटी है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टीएनटी हम लोग बोलते हैं। तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को अगर आप देखें तो पहला चीज आप ये पाएंगे कि ये है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। तो पहला चीज यहां से हमें क्या मिल रहा है कि ये किस तरह का सब्सटेंस है? येलो कलर का सब्सटेंस है। दूसरा, इस पिक्चर से हम क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं? दूसरा, हम लोग यह चीज को डिड्यूस कर पा रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड है। ठीक है, इस पिक्चर से ये दो चीज तो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जो है ना, अगर आप जितने बिल्डिंग का डिमोलिशन देख रहे होंगे, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को आप डिमोलिश करते हैं, तो उसमें टीएनटी को यूज किया जाता है। प्रश्न यहां पर आकर खत्म नहीं होता है कि बिल्डिंग को डिमोलिश करने में हम लोग टीएनटी को यूज करते हैं। बात यह है कि टीएनटी को बिल्डिंग के डिमोलिशन में क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे कारण है कि ये जो टीएनटी है ये शॉक से डिटोनेट नहीं होता है। क्या हो रहा है इसका मतलब आपको भी समझ में नहीं आया होगा, बताएंगे। दूसरी बात यह है कि इस टीएनटी को डिटोनेट करने के लिए आपको एक डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज दिस डेटोनेटर? डेटोनेटर जो है ना, एक रिमोट की तरह होता है। तो वो बटन दबेगा, तब बटन दबेगा तो यहां पे डेटोनेशन स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है कि ये शॉक के चलते डेटोनेट नहीं होता है। मानते हैं कि डेटोनेट जो टीएनटी है, इसको आपने एक बॉक्स में भर के रखा हुआ है। ये आपका टीएनटी है, ठीक है। इसको आपने बॉक्स में रखा हुआ है। मानते हैं कि एक्सीडेंटली ये चीज गिर जाता है। अगर ये गिर जाता है तो ये ब्लास्ट कर सकता है। पर टीएनटी के केस में आप देखेंगे कि ये शॉक प्रूफ है, गिरने के चलते ब्लास्ट नहीं होता है। तो पहला चीज तो ये क्यों? अगर मानते हैं कोई वर्कर टीएनटी को ले जा रहा है और सीढ़ी पे चढ़ा रहा है और गिर गया, तब तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि एक कैजुअलिटी को लीड कर सकता है। तो टीएनटी शॉक प्रूफ है। दूसरा बात, हम कब डेटोनेट करना चाहते हैं? हो सकता है हम दिन में डेटोनेट नहीं करना चाहते हो, तो इसको डेटोनेटर के माध्यम से हम टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। इस डेटोनेटर के माध्यम से अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सप्लोजन जो है, कितने मैग्नीट्यूड का एक्सप्लोजन होगा, उसको तय कर सकते हैं। इसलिए TNT is used as explosive. Generally it is TNT which is used as explosive in the detonation of the building, या बिल्डिंग को गिराना होता है तब हम लोग ऐसा करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि नोएडा में एक है सुपरटेक कंपनी। सुपरटेक कंपनी का दो बड़ा बड़ा टावर है, 80 फ्लोर का टावर है। उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़ सर का बेंच ने ऑर्डर कर दिया है कि इस दोनों बिल्डिंग को गिराओ। ठीक है, इस दोनों बिल्डिंग को कैसे गिराया जाएगा? टीएनटी के माध्यम से गिराया जाएगा। तो और भी सब्सटेंस यूज होता है, पर टीएनटी को प्राइमरली बिल्डिंग्स वगैरह को गिराने में यूज करते हैं, इन दो कारणों के कारण। ये हमने बता दिया व्हाई इट इज प्रीफर्ड फॉर द डेटोनेशन। ये जो टीएनटी है ना, दिस टीएनटी, दिस ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ अमोनियम नाइट्रेट, वी कॉल इट एज एमाटॉल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि टीएनटी व्हेन मिक्स्ड विथ व्हाट इज कॉल्ड एज एमाटॉल। एमाटॉल इज ऑल्सो अ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अब चूंकि देखो अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र आ गया,
तो ये हमें पता होना चाहिए कि एमोनियम नाइट्रेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज़ में ज़बरदस्त तरीके से है एमोनियम नाइट्रेट। कैसे है अब आप देखिए। एमोनियम नाइट्रेट के केस में हुआ क्या है कि हाल में एक जगह है बेरठ, अगर आप 2020 का ये न्यूज़ है, कहां पर है, लेबनान में है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एमोनियम नाइट्रेट उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था और एमोनियम नाइट्रेट अपने आप एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, वाई इट एक्सप्लोडेड? इट एक्सप्लोडेड ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, वाई एमोनियम नाइट्रेट वाज केप्ट? एमोनियम नाइट्रेट का अगर आप फॉर्मूला देखें तो एमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। दिस एमोनियम नाइट्रेट इज प्री, कैसा है एमोनियम नाइट्रेट? अगर एमोनियम नाइट्रेट का कलर आप देखें तो एमोनियम नाइट्रेट इज व्हाइट इन कलर, इट इज अ क्रिस्टल सॉलिड। Why this ammonium nitrate was kept at the Beirut? This ammonium nitrate is predominantly or mostly it is used in the fertilizer industry. क्यों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है? आप इसमें देखें कि नाइट्रोजन का कंपाउंड है एमोनियम नाइट्रेट। दिस नाइट्रोजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर प्लांट ग्रोथ। अगर आप देखें बायोलॉजी वाला सेगमेंट में देखें तो एनपीके का रेशियो आइडियल कितना होता है? 4:2:1 होता है, नाइट्रोजन है। तो दिस एमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू इंक्रीज द नाइट्रोजन content of फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए एमोनियम नाइट्रेट रखा रहता है या यूज होता है, पर ये एमोनियम नाइट्रेट अपने वेट के अंदर ब्लास्ट कर गया। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिसमें तकरीबन 100 लोग का तो मौत हो ही गया और कम से कम 4000 लोग, मतलब किसी का हाथ जला, पांव जला, मतलब देवर अंडर द डेबिलिटेड कंडीशंस, बहुत ही उनका खराब स्थिति हुआ। एंड द लोग में इतना पब्लिक एंगर था इस एक्सप्लोजन के चलते कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबनान has to resign from his post. This ammonium nitrate, when mixed with the trinitrotoluene, it makes another explosive substance, and that explosive substance is called as amatol. ठीक है? I hope I am making my point very terse and clear. If you have any doubt, feel free to ask your doubt in the comment box, or we have provided you the mail ID. You can mail it over there, and we can reply back. We'll revert back to you within half an hour. ठीक है? अब दूसरा स्टोरी पे हम लोग चलते हैं। ये बेरठ वाला जो एक्सप्लोजन हुआ है उसका चित्र है, देखिए कितना विस्फोट हुआ है ना। अब देखिए एल्फ्रेड नोबेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आपको बाद में पता चलेगा। देखिए एल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ है ये कहाँ के हैं? स्वीडन का। लेकिन इनके पिताजी का बिजनेस कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया में। तो बहुत दिन ये रसिया में रहते हैं। एल्फ्रेड नोबेल जो है इनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? ये इनका इंटरेस्ट पोएट्री में है, इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में है। पर इनके बाबूजी कहते हैं कि तुम केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, जैसा हम लोग बिहार वगैरह में क्या होता है कि लड़का को इंटरेस्ट है कुछ भी पढ़ने के लिए, लोग कहता क्या है कि इंजीनियरिंग कर लो, कम से कम TCS विप्रो में तो नौकरी लग जाएगा 3-3.25 लाख का, और फिर शादी ब्याह कम से कम हो जाएगा। बच्चा भले सिविल सर्वेंट बनना चाहता है। तो कहने का मतलब वही है कि इनके भी पिताजी ये चाहते थे कि अगर ये केमिस्ट्री पढ़ लेता है तो कम से कम नौकरी हो जाएगा। पर इनका इंटरेस्ट किसमें था? पोएट्री में था। इनको केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप देखें तो एल्फ्रेड नोबेल को पेरिस भेज सॉरी इनको पेरिस भेज दिया गया। पेरिस में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनका नाम है, उनकी एक लैब है, मतलब जो वैज्ञानिक हैं और वो लैब में काम करते थे, उनका नाम था टीजे पेलॉज। ठीक है,
पेरिस में टीजे पेलॉज के लैब में अल्फ्रेड नोबल केमिस्ट्री पढ़ लिए थे और इनके लैब में काम करना स्टार्ट करते हैं। टीजे पेलॉज के ही लैब में एक व्यक्ति काम करते हैं, उनका नाम है एस्कैरियो सोब्रेरो। जो एस्कैरियो सोब्रेरो हैं, ये भी केमिस्ट्री के विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, और 1846 में इन्होंने एक सब्सटेंस का आविष्कार किया, उसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ठीक है, उस सब्सटेंस का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को अगर आप कहते हैं नोबल वायल, इसका स्टेट क्या है? लिक्विड है। टीएनटी का स्टेट क्या है? सॉलिड है। आप ये देखते हैं कि ये जो नाइट्रोग्लिसरीन को उन्होंने कैसे बनाया? इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को ग्लिसरीन लिया, ग्लिसरीन को नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। दिस नाइट्रोग्लिसरीन इज वेरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। पहला तो ये जो रिएक्शन जिस चीज से रिएक्ट करता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि भयंकर अमाउंट ऑफ हीट आपको मिल रहा है। दिस नाइट्रोग्लिसरीन ये इतना एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, साथ साथ कंट्रोल इस पर पाना एकदम बिल्कुल मुश्किल है। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ आफत क्या है कि एक तो ये जो सब्सटेंस है नाइट्रोग्लिसरीन, ये लिक्विड है। अगर आपको कहीं कैरी करना है तो लिक्विड को कैरी करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? स्पिल कर जाता है, छलक जाता है। दूसरा, ये जो हीट दे रहा है ये कंट्रोल्ड हीट नहीं दे रहा है, अनकंट्रोल्ड हीट दे रहा है। जब अनकंट्रोल्ड हीट दे रहा है तब मुश्किल क्या है? अनकंट्रोल्ड हीट के केस में ये मुश्किल है कि अगर आपको इस बिल्डिंग को उड़ाना है, 10 बिल्डिंग को आपको डिमोलिश करना है, अगर अनकंट्रोल्ड हीट हुआ तो आपको इस बिल्डिंग को उड़ाना है, मालूम चला ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो दुनिया भर का केस हो गया। ये जो साइंटिस्ट ये सब बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों बनाने की कोशिश हो रही थी? बनाने का कोशिश डिस्ट्रक्शन नहीं था। ये कोशिश नहीं था कि किसी चीज को हम लोग डिस्ट्रक्ट करेंगे। कोशिश ये था कि जो माइंस हैं, क्वेरिंग हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हैं, वहां पर बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ना होगा और तब कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये पॉजिटिव चीज के लिए बना रहे थे। ठीक है, दे वर मेकिंग इट फॉर द पॉजिटिव थिंग, राइट? तो आपको एक तो लिक्विड था, दूसरा कंट्रोल्ड नहीं था, तो ये उतना अच्छा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के रूप में काम नहीं कर रहा था। और साथ साथ नाइट्रोग्लिसरीन का जो कलर जो है ना, ये कलरलेस है। इट इज कलरलेस इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म। नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किसने किया? एस्कैरियो सोब्रेरो ने किया। 1846 में ही खोज कर चुके हैं, पर ये काम कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब ये अल्फ्रेड नोबल इन्हीं के यहां काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, तो इनसे दोस्ती हो गई और ये बोलने लगे कि अब हम नाइट्रोग्लिसरीन पर काम करेंगे। ये स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन से काम करते करते आप ये पाते हैं कि जब ये फिर वापस चले जाते हैं रसिया और फिर अंत में स्वीडन चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते करते अंत में एक दिन इसका विस्फोट करते हैं और ये पाते हैं कि इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है एमिल। एमिल का डेथ हो जाता है। क्यों? ये इस पर किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन पे काम कर रहे हैं। साथ में इनका भाई काम कर रहा है एमिल, और इनका एक और बड़ा भाई है, उनका नाम है लुडविग। ठीक है, तो एमिल की देहांत हो जाती है इसी एक्सप्लोजन के तहत। और अंत में आप ये पाते हैं कि ये नाइट्रोग्लिसरीन को एक सब्सटेंस से मिक्स करते हैं, उसका नाम है किसल गुर। जब इस नाइट्रोग्लिसरीन का स्टेट क्या है? लिक्विड। ये किसल गुर क्या है? ये एक फाइन सैंड है। जब इस लिक्विड को फाइन सैंड से मिक्स करते हैं तो एक पेस्ट नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, और यही पेस्ट नुमा स्ट्रक्चर को डायनामाइट बोलते हैं। ये जो पेस्ट नुमा स्ट्रक्चर अब बन गया, मानते हैं कि मुझे ये एक बिल्डिंग है,
इस बिल्डिंग में मुझे इस दीवार को उड़ाना है केवल, या इस पार्ट को केवल एक्सप्लोड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक रॉड लेंगे, इस रॉड में एक हॉलो रॉड लेंगे, इसमें जो पेस्ट है इस पेस्ट को फिल कर देंगे और इस पेस्ट को कहीं यहाँ पे होल करके ड्रिल करके और इस पेस्ट को यहाँ रख देंगे, तो इस पार्ट को पूरा हम एक्सप्लोड कर देंगे। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव कंट्रोल्ड explosion, controlled the release of heat. I hope I am making my point clear. I have controlled the release of the heat. I have made this product more convenient. How? भाई आप पहले एक लिक्विड को कैसे लेकर जाते, कैसे ट्रांसफर करते, एक पेस्ट को तो एक रॉड में भरे आप लेके चल दिए। तो कहने का मतलब है कि दिस नाइट्रोग्लिसरीन वाज कन्वर्टेड इनटू अ डायनामाइट, बाय हुम इट वाज कन्वर्टेड इनटू डायनामाइट, बाय अल्फ्रेड नोबल। आप ये देखें कि एक पनामा कैनाल है, अगर डायनामाइट नहीं होता, अगर ये डायनामाइट नहीं हुआ होता तो आज अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन कनेक्टेड नहीं होता। अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है? पनामा कैनाल कनेक्ट करता है। इस पनामा कैनाल को बनाने के लिए कहा जाता है कि 6 लाख टन ऑफ डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था। कहने का मतलब है कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को क्यों बनाया था? वर्ल्ड वार 2 में बम पटकने के लिए नहीं बनाया था, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए डायनामाइट बनाया था। ये इंजीनियरिंग मार्वल क्रिएट करने के लिए इन्होंने डायनामाइट का इस्तेमाल किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायनामाइट जो आप देख रहे हैं इसका मुख्य घटक क्या है? इसका हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये स्टोरी तो चलेगा, पर नाइट्रोग्लिसरीन इसका मुख्य घटक है। अब स्टोरी चल रहा है तो एक स्टोरी और आपको यहां पर बताते चले कि अभी आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको नोबेल प्राइज की बात होती होगी। भाई ये आदमी तो डायनामाइट बनाया है, इसी आदमी के नाम पर नोबेल प्राइज है। कैसे? अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो पेस्ट नुमा स्ट्रक्चर जिसको ये डायनामाइट बोलते हैं, ये कब बनाते हैं? ये बनाते हैं 1866 में। पर इस चीज़ का पेटेंट कब करते हैं? इस चीज़ का पेटेंट 1 साल बाद होता है 1867 में। इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में किया। अब देखिए आगे की बात। अब तबीयत इनकी खराब रहने लगी अल्फ्रेड नोबल की। जब अल्फ्रेड नोबल की तबीयत खराब रहने लगी तो इनके एक भाई का क्या नाम है? आपने अभी ऊपर देखा, एमिल। दूसरे भाई का नाम है लुडविग। इनकी तबीयत खराब रहने लगी। जब ये हॉस्पिटल के बेड पर थे तो एक दिन ये पाते हैं कि इनके भाई, एक दिन ये पाते हैं कि अखबार में, जो फ्रांस के अखबार में एक मॉर्चुअरी आता है। अगर कोई मरता है तो अखबार में छपता है कि फलाना आदमी का देहांत हो गया, इनके श्राद्ध कार्यक्रम में आप आए, दैट इज कॉल्ड द मॉर्चुअरी। तो मॉर्चुअरी आता है और उस मॉर्चुअरी में लिखा रहता है कि मर्चेंट ऑफ डेथ डाइड। मर्चेंट ऑफ डेथ का हिंदी में क्या होता है? मौत का सौदागर मर गया। ये स्टोरी को कौन मॉर्चुअरी में पढ़ते हैं? अल्फ्रेड नोबल पढ़ते हैं। ये मर्चेंट ऑफ डेथ किसको कहा गया? मर्चेंट ऑफ डेथ अल्फ्रेड नोबल को कहा गया। क्यों? लोगों को लगा कि यह आदमी एक ऐसा सामान बनाया है, एक ऐसा पदार्थ बनाया है जो मानव के लिए विनाशकारी है, जहां पे बम पटक दिया जाएगा वहां पे देहांत हो जाएगा। पर यह बनाए किसके लिए थे? कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए बनाए थे। डेथ किसका हुआ था? इनके भाई लुडविग का हुआ था। पर एक जो जर्नलिस्ट था, वो फ्रीलांसर था और नया जर्नलिस्ट था, वो कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि लुडविग नहीं मरे हैं, अल्फ्रेड नोबल मर गए हैं। और अल्फ्रेड नोबल को मान के वो मर्चेंट ऑफ डेथ नाम से मॉर्चुअरी छाप दिया कि मर्चेंट ऑफ डेथ डाइड, और मौत हुई थी उनके बड़े भाई की। कंफ्यूजन के कारण ऐसा छप गया। जब ये स्टोरी पढ़ते हैं अल्फ्रेड नोबल तो उनको लगता है कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ के रूप में याद करेंगे। और ये चीज उनको बहुत ही नागवार गुजरा। वो सोचे कि एक व्यक्ति
जो डायनामाइट का आविष्कार किया हो उसको लोग उसके मरने के बाद मौत के सौदागर के रूप में याद करें, यह चीज़ उनको नागवार गुजरता है, यह चीज़ उनको बहुत ही दुखी करता है, परेशान करता है। और डायनामाइट के आविष्कार करने में उनको बहुत ही इनाम मिला रहता है, बहुत उनके पास पैसा रहता है। उसी दिन उस पैसे को वो विल कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम पर पुरस्कार बने जिसका नाम है नोबेल प्राइज़। ये पुरस्कार किस फील्ड में मिले? साइंस के फील्ड में मिले, मानवता के फील्ड में मिले। और इस तरह से आप देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ की स्थापना होती है वैसी व्यक्ति के द्वारा होती है जिसने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट उन्होंने मानवता को नष्ट करने के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने डायनामाइट का प्रयोग इसलिए बनाया था ताकि इसको कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में प्रयोग किया जा सके। और आप देखते हैं कि पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में मिलता है, साइंस के स्ट्रीम में दिया जाता है, साथ शांति के लिए भी दिया जाता है। और शांति के लिए जिस व्यक्ति को मिलता है उनका नाम है दुनंत और पैसी। दो आदमी को मिलता है, दुनंत और पैसी को। फिजिक्स के लिए अलग मिलता है, केमिस्ट्री के लिए अलग मिलता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ मिलता है। और ये मर्चेंट ऑफ डेथ से लेकर इनका स्टोरी है एम्बेसडर ऑफ द, मतलब इनको कह सकते हैं कि ही इज़ अ टॉर्च बियरर फॉर द साइंस। आज नोबेल पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार तो कुछ है ही नहीं पूरे विश्व में, तो ये पूरा उनका स्टोरी रहा है। दूसरा आप देखें कि केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आरडीएक्स के बारे में। तो हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आरडीएक्स के बारे में थोड़ा सा देखिए कि आरडीएक्स को आप प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं, ठीक है। और आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। कौन इसका खोज किए हैं? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनिंग्स इन 1898। ये जो आरडीएक्स है इसको डिफरेंट देश में डिफरेंट नाम से बोला जाता है। इसको T4 कहा जाता है इटली में, इसको साइक्लोनाइट कहा जाता है, ये पूछता है आपसे, साइक्लोनाइट कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसको हेक्सोजेन कहा जाता है जर्मनी में। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप नहीं देंगे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या था? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन पढ़ना था, दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ना था। जब नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ लेंगे तो साथ साथ डायनामाइट हो जाएगा, और तीसरा आरडीएक्स पढ़ना था। यही चीज़ से पूछता है, और चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट मत करिए। यूपीएससी का तैयारी नहीं है, हम लोग भविष्य में यूपीएससी के लिए भी एक चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, चूँकि वी हैव राइट नाउ वेरी लैक ऑफ द रिसोर्सेज। तो अभी चूँकि यही चल रहा है इसीलिए कर रहे हैं, पर हम लोग जल्दी इसको यूपीएससी लाइन में भी आने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 3 चीज़ों पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिसका हम लोग को थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए, जैसे है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, एक और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिसका नाम है गन कॉटन, ठीक है। बस नाम पता रखिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में जरूरत पड़ेगा। जो ट्राइनाइट्रोफिनॉल है इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ज़रूरत नहीं है यार, पर ठीक है, कुछ लोग थोड़ा सा है ना कि वो मरते रहेंगे कि हमको फैक्ट चाहिए, तो उनके लिए है, बाकी तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ध्यान रखिएगा। अब टीयर गैस के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि देखिए ये सब साइंस इन डेली लाइफ है, ठीक है। और जो भी स्टेट पब्लिक कमीशन है ना, साइंस इन डेली लाइफ से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप कहीं प्रोटेस्ट करते होंगे तो देखते होंगे कि पुलिस जो है ना वो आंसू गोला दाग दिया। जब आंसू गोला दाग देता है तो भीड़ तितर बितर हो जाती है, क्योंकि आंख में जलन होने लगता है और भयंकर आंख में इरिटेशन होगा और आंख से पानी आना स्टार्ट होगा। जो टीयर गैस होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, ये जो टीयर गैस, पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस नहीं है,
सिविलियन पर डेमोक्रेसी में आप एक्सप्लोसिव सब्सटेंस नहीं यूज कर सकते हैं, बम नहीं पटक सकते हैं। टीयर गैस जो है एक माइल्ड इरिटेशन क्रिएट करेगा, जिससे आप में आंख में आंसू आएगा और आप वहां से भाग जाएंगे। बेसिकली इसमें क्लोरोएसिटोफिनॉन का क्लोरोएसिटोफिनॉन ऐड किया जाता है टीयर गैस के रूप में, और कहीं कहीं आप देखेंगे ना तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन में दिए रहते हैं टीयर गैस के रूप में, तो टीयर गैस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस नहीं है, पहला चीज ये। दूसरा है कि इसमें जो कंपाउंड यूज होता है बेसिकली क्लोरोएसिटोफिनॉन यूज होता है या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यूज होता है, और भी होता है पर इसी का होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, पोटेशियम क्लोरोफॉर्म, इस तरह से एक सब्सटेंस होगा, पर यही दोनों चीज बेसिकली मुख्य रूप से यूज होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, समय बर्बाद मत करिएगा। अब देखिए साइंस इन एवरीडे लाइफ। आप कभी देखते हो कि जो बैलून जो होता है, बलून्स वगैरह को छोड़ा जाता है और आसमान में चला जाता है, इन बैलून में भरा क्या रहता है? इन बलून में हीलियम भरा रहता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली इसमें हीलियम भरा रहता है। क्यों हीलियम भरा रहता है? हीलियम का जो वजन है, डेंसिटी है, वो एयर से कम है। जब एयर से हल्का है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हल्का चीज होता है वो ऊपर उठेगा। आप देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है, तो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि सूरज की रोशनी से जो यहाँ पर एयर मास है, ये क्या होगा? हीट होता है। जब हीट कोई चीज होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो हल्का हो जाएगा, और जो भी चीज हल्का होगा इट स्टार्ट टू राइज। ठीक है, सिंपल लॉजिक। डेंसिटी अगर आप पानी में, अगर आप बचपन में देखे हो तो अगर ये पानी है, पानी में हम लोग नाव चलाते थे। नाव क्यों चलता है या अभी भी शिप क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसका जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी जो इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं कि उसका डेंसिटी कम पड़ जाएगा पानी से और ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो उसी तरह से जो भी सब्सटेंस हल्का होगा, जो एयर से कम डेंस होगा, जिसका वजन एयर से कम होगा, इट विल स्टार्ट। अब कुछ लोग इसमें मत लग जाना कि रोजी ये जो डेंसिटी वाला में आप डेंसिटी यूज कर रहे हैं, इसमें तो वेट का मामला आ जाएगा, वो तो बहुत टेक्निकल चीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जिस चीज का भी डेंसिटी एयर से कम है वो ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। इन गैस में हीलियम भरा हुआ है, हीलियम का वजन एयर से कम है, तो एयर से कम है तो ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। अब कुछ लोगों के जहन में प्रश्न आएगा कि साहब ये बताइए कि हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी तो हवा से हल्का है, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, व्हाई नॉट हाइड्रोजन इज फिल्ड ओवर हियर? इन बैलून में हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा रहता है, हीलियम ही क्यों भरा रहता है? अगर गलती से इसमें अगर हाइड्रोजन भरा हुआ है, अगर गलती से आपने यहां पे मैच स्टिक जला दिया तो ये एक बॉम्ब का रूप ले लेगा। इट विल बिकम अ बॉम्ब, इट विल बिकम सो एक्सप्लोसिव कि एक बम विस्फोट हो जाएगा। और जब आप बलून्स वगैरह जब आप ऊपर उठाते हैं तो आसपास आप जानते नहीं हैं, कोई गलती से अगर थोड़ा सा भी मैच स्टिक लग गया या कुछ भी लग गया तो एक बम का रूप ले लेगा, और बम का रूप लेकर एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसलिए अगर ये लॉजिक है कि हल्का है इसलिए हीलियम को यूज करते हैं, तो ये लॉजिक सही नहीं है। हाइड्रोजन तो उससे भी हल्का है, हाइड्रोजन को यूज कर लो, पर हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। हाइड्रोजन बम बन सकता है, एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, हीलियम नहीं कर सकता है। क्यों? हीलियम को हम कहते हैं नोबल गैस है। नोबल गैस क्यों कहते हैं? यो दूसरे चीजों से इंटरेक्ट नहीं करता है, साधु संत प्रवृत्ति का आदमी है, समाज से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हीलियम को यूज किया जाता है एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हीलियम इज ऑल्सो लाइटर देन एयर एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो लाइटर देन एयर। हो सकता है मैं बार बार आपको रिपीट करके आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, इट माइट बी इरिटेटिंग कि बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में अभी चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में और कुछ हम लोग फैक्ट को इकट्ठा कर लिया जाए यार साथ में, है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इज हैविंग 3 आइसोटोप। ठीक है, 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के बेसिकली हैं। उन आइसोटोप का अगर आप नाम देखेंगे तो एक का
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो ट्रीटियम के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्रीटियम। मैं ट्रीटियम के बारे में बताना चाह रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोटोप का मतलब हो गया कि इसमें चेंज इन व्हाट है, चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ये 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैं। अभी चूंकि हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़े तो हाइड्रोजन को यहीं कवर कर लिया जाए, पर ये जो ट्रीटियम है ना, ये रेडियो एक्टिव है, और मैं यही बताना चाह रहा था। और आपसे एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन पूछता है कि विच आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इज, कहीं भी आपको इस क्वेश्चन से मुलाकात हो सकती है कि विच आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, द आंसर इज ट्रीटियम। तीसरी बात यह है कि दिस हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एमंग ऑल, ये तो आपको पता होगा, सबसे हल्का है। दूसरा, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग और भी कुछ चीज को देखें तो आप ये पाएंगे कि हाइड्रोजन के और कुछ कंपाउंड हैं। एक जो हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसका नाम है D2O, इसको आप बोलते हैं हेवी वाटर। और एक जो हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो दोनों हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड और सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड कहां यूज हो जाता है? इसको इंडस्ट्रियल ब्लीच के रूप में आप यूज करते हैं। और कहां यूज होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड? हाइड्रोजन परऑक्साइड जो एफ्लुएंट वेस्ट होता है, आपके घर से जाता है या इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट जाता है, जो सीवेज में गंदा और कचरा पानी जाता है, उसको जो नगर पालिका जो ट्रीट करती है, वो किससे ट्रीट करती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट करती है। फिर बाद में उसको ट्रीट करके उसको रीयूज करती है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल ब्लिच, हाइड्रोजन का कंपाउंड है। और दूसरी बात है इफ्लुएंट, ईटीपी जो होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है टू treat the water for the reuse. This DTO, which is called as the heavy water, is very important. This DTO is made how? It is made by the electrolytic enrichment of नॉर्मल वाटर। जो घर वाला पानी होता है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक इनरिचमेंट करते हैं, तब हमको DTO मिल जाता है। इट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस DTO एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? देखो, इस DTO को आप मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। मॉडरेटर मतलब क्या होता है? मॉडरेट करने वाला। टीवी डिबेट में देखते हो कि एक मॉडरेटर होता है, टीवी एंकर, वो मॉडरेट करता है, दोनों पक्ष को मॉडरेट करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं होता है, सब साइड ले लेता है, पर मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है मॉडरेटर? अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाएं तो वहां पे चेन रिएक्शन चलता है। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये बॉम्ब बन गया। अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल हो गया तो इसको आप क्या कर रहे हैं? बिजली उत्पादन में इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में। कहने का मतलब है कि अगर जो न्यूट्रॉन टूट के बन रहे हैं, अगर इस न्यूट्रॉन की संख्या को हमने कंट्रोल कर लिया, इनके वेलोसिटी को कंट्रोल कर लिया, तब तो हमें बिजली मिलेगी पावर प्लांट में। अगर हमने नहीं कंट्रोल किया तो विस्फोट हो जाएगा। तो दिस DTO इज यूज्ड टू स्लो डाउन
द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके स्पीड को स्लो डाउन करता है और इसलिए इसको मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर के साथ एक और होता है कंट्रोल रॉड्स, वो फिर तो हम लोग किसी और एरिया में घुस रहे हैं, पर D2O जो है मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एंड दिस मेक्स द चेन रिएक्शन अंडर द कंट्रोल। व्हेन द चेन रिएक्शन इज अंडर द कंट्रोल वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमने हाइड्रोजन को भी कवर कर लिया, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन से क्वेश्चंस नहीं आएगा, और जितने भी टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करिए या फिर आप हमें मेल करिए। हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलने वाले नहीं हैं आप लोगों के लिए, आपको मन करे तो करिएगा, पसंद आए तो करिएगा। थैंक यू वेरी मच।